जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 95 और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 19 जिसका टाइटल है फ्रॉड कंसीडरेशंस इन एन ऑडिट। एक ऑडिट में क्या हमें फ्रॉड को भी कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस चैप्टर का चैप्टर 10 11 से क्या ताल्लुक है कि हमने चैप्टर 10 11 के बाद अब चैप्टर 19 कवर करने जा रहे हैं। क्या इनका आपस में कोई लिंक है? बिल्कुल है। हमने चैप्टर 2 में ये स्टडी किया था कि आईटी की रिस्पांसिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है? एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ना हो। तीन अल्फाज अहम है, अगर ये तीन अल्फाज आपने समझ लिए इसका मतलब आईटी की रिस्पांसिबिलिटी आपको परफेक्ट पता है क्या है। एक रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल, लिमिटेड भी नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस। और दूसरा मटेरियल, कि मटेरियल किस आइटम को कब कोई आइटम मटेरियल होती है, कब कोई आइटम मटेरियल नहीं इमटेरियल होती है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मिस स्टेटमेंट्स क्या होती है, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, मटेरियल क्या है, मिस स्टेटमेंट क्या है। अगर ये तीन अल्फाज आपको पता है तो रिस्पांसिबिलिटी क्लियर। अब जो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज गलत होना। इसका मतलब ये मिस स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलती होगी वो दो तरह की हो सकती है। एक अनइंटेंशनल जो अनजाने में हो जाए, एक इंटेंशनल जो जानबूझ के की जाए। जो अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट है, जो अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट है उसे कहते हैं एरर, और जो इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट है उसे कहते हैं फ्रॉड। तो हिस्ट्री में बड़ी एक डिबेट चलती रही, क्या ऑडिटर को सिर्फ एरर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए या कि फ्रॉड से रिलेटेड भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। तो कंक्लूजन ये हुआ, उसमें जो लोग इस बात की फेवर में थे कि ऑडिटर को एरर और फ्रॉड दोनों डिटेक्ट करने चाहिए, उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये होता था कि जब हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जब रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें एरर भी आ जाता है, फ्रॉड मिसस्टेटमेंट दोनों शामिल है, तो ऑडिटर को दोनों ही डिटेक्ट करने चाहिए। लेकिन जो इसके अगेंस्ट थे, इस जो ये लोग कहते थे, प्रोफेशनल कहते थे कि सिर्फ फाइटर्स को एरर आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आइटर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। फ्रॉड नॉर्मली बहुत से लोगों से मिल के साथ मिलकर किया जाता है। जितने ज्यादा लोग मिलेंगे, जितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल होंगी, जितने ज्यादा हायर मैनेजमेंट के लोग मिलेंगे, उतना ही फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा तो वो नॉर्मली एक एरिया जिसे हम सिर्फ एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 2 दिन में कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिए, तो अगर हम फ्रॉड को डिटेक्ट करने के पीछे लग गए, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गए, एक-एक चीज को देखना शुरू हो गए, तो 20 दिन लग जाएंगे, 10 मिनट काम बढ़ जाएगा। तो दूसरा ग्रुप ये कहता था फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आर्टिकल रिस्पांसिबल नहीं होना चाहिए। डिबेट चलती रही। फिर दरमियान में एक मिड वे अप्रोच निकाली गई कि फ्रॉड से रिलेटेड ये कहना कि आइडिया की रिस्पांसिबिलिटी ही नहीं है, कोई फ्रॉड के हवाले से कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये भी गलत है। ये एक एक्सट्रीम है। और वो लोग जो कहते हैं फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर को रिस्पांसिबल होना चाहिए, ये दूसरे ये भी गलत है, ये भी गलत है। मिड वे अप्रोच क्या है कि ऑडिटर रीजन वो रिस्पांसिबिलिटी से निकाली मिड वे अप्रोच कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसमें एरर भी है, फ्रॉड भी है। और अब ये मिड वे अप्रोच हमें क्या बताती है? स्टेप नंबर 1, ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट करेगा ना, जो उसने करनी होती है, हमने स्टडी किया ना, 3 काम तो ऑडिटर ने हर ऑडिट में करने हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन रिकमेंडेड है कि वो करे अगर कंट्रोल हो। ये तो करनी। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में जहां पे वो रेगुलर नेचर की मिस स्टेटमेंट्स को, जहां पे वो रेगुलर नेचर की मिस स्टेटमेंट्स को, एरर्स वगैरह को फोकस कर रहा होगा, वहीं पर वो अपनी रिस्क असेसमेंट में रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी कंसीडर कर ले। जहां पे कोई एडिशनल काम नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए आप कोई अलग से एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। नहीं, नहीं। उनका रूटीन में आप जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उस रिस्क असेसमेंट में आप रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इंक्लूड कर लें। रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इंक्लूड कर लें। हाँ, ये है कि नॉर्मल जो रिस्क की इंडिकेशंस होती हैं वो कुछ और होंगी, रिस्क ऑफ फ्रॉड की इंडिकेशन कुछ और होंगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अपनी अप्रोच में अगर तो आपको कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आए, अगर तो आपको कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आए, तो आप आगे उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करें। और अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर नहीं आता, यही कहानी खत्म, आगे कुछ भी नहीं करना। आगे कुछ भी नहीं। अब इस अप्रोच को कंपेयर कीजिए हमारी जो रेगुलर अप्रोच होती है, रेगुलर मिसस्टेटमेंट की अप्रोच। रेगुलर मिसस्टेटमेंट समझ रहे हैं ना मैं किसको कह रहा हूं? फ्रॉड के अलावा। रेगुलर मिसस्टेटमेंट में भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, लेकिन उसमें अगर रिस्क ना भी होना, तो फिर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो परफॉर्म करने होते हैं। वो तो रिक्वायर्ड है ना, वो तो करने होते हैं। फ्रॉड के केस में उसने क्या कहा कि अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आए, तो आप फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करें। रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर नहीं आता, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने। क्योंकि बनाने वाले को भी अंदाजा है कि अगर हम फ्रॉड के पीछे पड़ते हैं ना, खुद से बगैर किसी इंडिकेशन के फ्रॉड होना शुरू कर दिया ना, हमारा ऑडिट किसी और साइड में निकल जाएगा। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी, यानी आप जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मेन आपको लिंक समझ आया चैप्टर 10 11 का, जिसमें हमने रिस्क असेसमेंट और फिर उसका प्रोसीजर सीखे, और फिर आप चैप्टर 19 का। असल में आपको बताया था, देखिए लिंकिंग समझिएगा। चैप्टर 11 इज इक्वल टू चैप्टर 2 प्लस 10। इससे एग्री करते हैं, 2 में रिस्क असेसमेंट सीखी और 10 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और चैप्टर 11 में हमें रिस्क सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों सीखा। अब चैप्टर 19 इज इक्वल टू चैप्टर 11। चैप्टर 19 इज इक्वल टू चैप्टर 11। फर्क सिर्फ ये है कि चैप्टर 19 में रिस्क को आइडेंटिफाई, इसमें भी दो ही काम करने हैं। देखिए जो थ्योरी का है ना, इसमें ज्यादा चांसेस 90% चांसेस, जिस तरह उसके चैप्टर 10 में था 90 80% चांसेस है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी तकरीबन 90% उससे भी ज्यादा चांसेस है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो लेकिन चूंकि 10% चांसेस भी हैं कि वो हो सकता है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे, तो मैं थ्योरी के कंसेप्ट सारे पढ़ाऊंगा। लेकिन मेन चीज को आप ध्यान में रखिए, चैप्टर 19 है क्या? चैप्टर 19 इज इक्वल टू चैप्टर 10 सॉरी चैप्टर 11। चैप्टर 19 फर्क क्या है सिर्फ कि चैप्टर 11 में हमने हर तरह के रिस्क को असेस करना और इसके प्रोसीजर परफॉर्म करना सीखा था, जबकि चैप्टर 19 में हम सिर्फ और सिर्फ रिस्क ऑफ फ्रॉड को असेस करना और इसके प्रोसीजर सीखेंगे, और इसके प्रोसीजर सीखेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं ना रिस्क ऑफ फ्रॉड के, अगर कोई फ्रॉड इंस्पेक्टर नजर आए, इसके जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। कैसे? ना चैप्टर 10 नहीं, चैप्टर 3 आपको याद करवाता हूँ। क्या हमने कंसेप्ट स्टडी किया था रिस्क एट एजर्शन लेवल और रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल?
रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की डेफिनेशन में एक एग्जांपल थी, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड याद है? और हमने क्या स्टडी किया था, अगर रिस्क देखिए रिस्क एट लेवल और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो याद है ना आपको, पक्की बात है ना? अच्छा, रिस्क एट लेवल के रिस्पॉन्स में हमने क्या सीखा था? रिस्क एट लेवल के रिस्पॉन्स में क्या सीखा था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्पॉन्स में क्या? ओवरऑल अप्रोच, जिसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मोर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, मोर प्लानिंग डायरेक्शन वगैरह, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मोर ऑफ द प्रोसीजर एट ईयर एंड, मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस करना वगैरह वगैरह। ओवरऑल अप्रोच थी। तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लेवल एग्जांपल में रिस्क एट फ्रॉड था और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की अप्रोच एड्रेस करने का तरीका था ओवरऑल अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी एड्रेस करने का तरीका क्या होगा? ओवरऑल अप्रोच। किसी भी तरह का रिस्क अगर वो आपसे पूछ ले, बताओ फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ, क्या करोगे? रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, क्या करोगे? अगर एग्जाम में पूछ ले, ओवरऑल अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच। ठीक है, सिंपल रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, वो देखेंगे किस एरिया में उसकी assertion और उसका अकाउंट देख के ना, जो चैप्टर 10 11 में सीखा है उसके मुताबिक हम प्रोसीजर बता देंगे। लेकिन रिस्क ऑफ फ्रॉड किसी भी किस्म का हो, फ्रॉड फैक्टर किसी भी किस्म का हो, क्या करना है? चलिए, इसका मतलब ये हुआ चैप्टर 19 इज इक्वल टू चैप्टर 11। चैप्टर 19 दो चीजों को डिस्कस करता है, नंबर 1 फ्रॉड फैक्टर्स को, नंबर 2 हाउ टू एड्रेस फ्रॉड फैक्टर। हाउ टू एड्रेस फ्रॉड फैक्टर तो हमने कर लिया, चलिए अब क्या करना हमने? अब केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लिया, वरना तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बाकी काम क्या रहेगा हमारे चैप्टर में? फ्रॉड फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, फ्रॉड फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अब ये थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन होने जा रही है। हमने जो चैप्टर 2 में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल्स पढ़ी थी, उसमें क्या स्टडी किया था कि ये वो जिनसे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज हो जाता है, यही पढ़ा था ना? ये वो लिस्ट है जिससे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज। या हमने जब चैप्टर 11 की केस स्टडीज की थी, तो उसमें रिक्वायरमेंट में क्या होता था? आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यही होता ना? रिस्क ऑफ मटेरियल एंड रिस्पांस। जब हम कहते हैं रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बताइए इसमें लफ्ज मिसस्टेटमेंट में सिर्फ एरर शामिल है, सिर्फ फ्रॉड शामिल है कि दोनों? पक्की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने चैप्टर 2 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के फैक्टर्स पढ़े थे, उनमें एरर के भी शामिल थे, फ्रॉड के भी शामिल थे, क्योंकि लफ्ज मिसस्टेटमेंट में दोनों चीजें कवर होती हैं। तो हमारे इस चैप्टर में बहुत से फ्रॉड रिस्क फैक्टर, बहुत से, मोर देन 50% कह लें, बहुत से फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमारी उसी लिस्ट में से आएंगे जो चैप्टर 2 में मौजूद थी। जो चैप्टर 2 में मौजूद थी, पेज क्या था वो? 17 पेज 17। क्लियर हुई ये बात? क्यों बता भाई, आप जब ये चैप्टर को पढ़ रहे होंगे ना, जब फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़े होंगे, जिसका हमने चैप्टर 3 2 में अप्रोच बनाई थी ना, केस स्टडी में से फैक्टर्स निकाल के लिस्ट बना दी थी, उसी तरह यहाँ पे भी आप बेफिक्र रहें, केस स्टडी में से जितने भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है ना, जो क्या पूछ सकता है, वो हमने निकाल के लिस्ट बना दी हुई है। आपने सिर्फ पढ़ना है और मुतमिन होना है, हाँ इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, सिर्फ मुतमिन पढ़ना है, मुतमिन होना, और कोई काम नहीं करना। इसमें याद करने वाला काम इतना नहीं है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस लिस्ट को पढ़ रहे होंगे, तो आपके बहुत से फैक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो चैप्टर 2 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्यों मिलेंगे ऐसे फैक्टर्स? क्यों मिले? क्योंकि मिस स्टेटमेंट इंक्लूड्स फ्रॉड, वर्ड मिस स्टेटमेंट इंक्लूड्स फ्रॉड। क्लियर हुई है बात आपको? चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको ये सारी डिस्कशन से बताना क्या चाह रहा था, एक आपका लिंक क्रिएट करना था कि कैसे चैप्टर 19 चैप्टर 11 से लिंक करता है, और दूसरा आपको ये बताना था कि इस चैप्टर में पढ़ते हुए बहुत सी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करें जी। चैप्टर है फ्रॉड कंसीडरेशन इन ऑडिट, जो हमें ये बताता है कि ऑडिटर को अपने ऑडिट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करते हुए रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। इसका जवाब है यस, करना चाहिए। लेकिन ऑडिटर को अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आएगा, फिर ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर नहीं आता, कहानी यही खत्म, आगे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन की तरफ ले जाता है। कहता है मैं मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ये तो बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि लफ्ज मिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है। मिस स्टेटमेंट का मतलब है, डिक्शनरी का कॉमन सेंस में मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज गलत होना। टेक्निकली इसको डिफाइन करते हैं मिस स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज में, कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी आईएफआरएस जो रिक्वायर करता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है, इनमें फर्क हो, उसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अच्छा, मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स, एक है एरर, एक है फ्रॉड। एरर क्या है? अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। एरर क्या है? अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। एरर क्या है? अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। अब यहीं से रुक जाए, यहीं से वो पहली टाइप लेवल 1 केस स्टडी उठाएगा। मुझे बताइए कि ये भाईजान के सामने कुछ पैसे पड़े हुए थे, ऑफिस के पैसे, कंपनी के पैसे थे, काउंट करते हुए गलती से कुछ पैसे इनकी जेब में चले गए। ये एरर है क्या फ्रॉड है? ये डिपेंड करता है। अगर तो इंटेंशनल है तो फ्रॉड, अनइंटेंशनल है एरर। क्वेश्चन मेरा ये है कि एरर हमारा रिस्पांस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मिस स्टेटमेंट एरर है कि फ्रॉड है। इसे एग्री करते हैं? एरर के केस में रिस्पांस कुछ और होता है, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर जाते हैं, वो चैप्टर 11 में जाता है। और फ्रॉड के केस में हमारा रिस्पांस कुछ और होता है, वो ओवरऑल है। तो रिस्पांस की तरफ जाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि एरर है कि फ्रॉड है, और ये एरर है कि फ्रॉड, ये डिपेंड करता है इंटेंशन पे। आप खुद बताइए, दुनिया में कोई ऐसी मशीन इजाद हुई है क्या जो इंटेंशन बता सके कि इंटेंशन क्या है? अभी तक तो कोई इजाद नहीं हुई, या कम से कम ऑडिट में तो यूज नहीं होती। ठीक है, लाइट तो ऑडिट में यूज नहीं होती अभी। और यहाँ पे चूंकि कोई हमारे पास ऐसी मशीन, ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें हम उस बंदे के दिमाग में घुस के देख सकें कि इंटेंशन थी कि नहीं, और हमारे फर्दर प्रोसीजर इसी पे डिपेंड करते हैं। तो हम कैसे कंक्लूड करें, कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एरर है कि फ्रॉड? स्टैंडर्ड ये कहता है, इसके लिए फ्रॉड की बाकी की डेफिनेशन देखिए। इसके लिए फ्रॉड की, इसका मतलब है एरर या फ्रॉड में की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। अगर इंटेंशनल या अनइंटेंशनल तक होती, हम कभी भी फ्रॉड को आइडेंटिफाई ना कर पाते, रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस ना कर पाते। स्टैंडर्ड क्या कहता है, कहता है फ्रॉड क्या है? कहता है फ्रॉड है इंटेंशनल है, किस लिए? टू ऑब्टेन इल्लीगल एडवांटेज यूजिंग डिसेप्शन। इसमें एक या एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। अच्छा, पहली चीज तो ये, अगर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, कंफर्म हो गया ये फ्रॉड है। मतलब कंफर्म का मतलब एहतियातन ना एहतियातन। असल में स्टैंडर्ड ना एहतियातन ये नहीं कहते कि कंफर्म हो गया फ्रॉड, वो कहते हैं इंडिकेट हो गया। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट कर रही है, एहतियातन। वो कहते हैं क्योंकि ये तो कोर्ट में फैसला करना फ्रॉड होगा नहीं होगा। फैसला तो कोर्ट, हम एक मुख्तार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वी सस्पेक्ट फ्रॉड या दिस सिचुएशन इंडिकेट फ्रॉड।
तो कहता है अगर एरर हो तो वो एक ही बंदे से होती गलती, लेकिन अगर 2-3 लोग मिलकर गलती कर रहे हो तो फिर वो फ्रॉड। और दूसरा दूसरा सुनो मैंने क्या बताया डेफिनेशन में, एक तो मैंने बताया कि इससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और दूसरा मैंने बताया इसमें डिसेप्शन धोखाधड़ी की जाएगी। कोई एक पर्सन धोखा देगा किस लिए? टू ऑब्टेन इल्लीगल एडवांटेज। ये जो एडवांटेज वाला लफ्ज है ना, ये सबसे अहम है। इसका मतलब है हमने ये देखना है अगर किसी मिस स्टेटमेंट की वजह से किसी पर्सन को कोई इल्लीगल एडवांटेज हो रहा है, पर्सन को कोई इल्लीगल एडवांटेज हो रहा है तो वो क्या है? फ्रॉड। मैं डिपार्टमेंट में घर के करीब बेकरी है, सामान लेने के लिए गया, मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझे सामान दे दिया, मैंने पैसे गिने, फर्क था। ये एरर है कि फ्रॉड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, फर्क में मुझे पैसे कम मिले थे, कुछ भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, फ्रॉड बदल दिया ना। अगले कुछ दिन ठीक पैसे मिलते रहे, हफ्ते के बाद फिर मुझे इसी तरह हुआ मेरे साथ, मैंने पेमेंट की, बाद में जो मुझे बकाया मिला उसमें पैसे कम थे। अब बताइए, अगर तो रैंडम स्टेटमेंट हो रही है ना, कभी पैसे कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो हम कहेंगे ये एरर है, वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी काउंटिंग शायद ठीक नहीं है। लेकिन जब हमेशा फर्क जब भी आता है उसी की फेवर में होता है और हमें पैसे कम मिलते हैं, ये इंडिकेट क्या करता है? अब देखिए, आपने उसके दिमाग में घुस के तो नहीं देखा ये फ्रॉड है, क्या आपको सर्कमस्टेंसेस का एनालिसिस करने से अंदाजा हो गया कि ये इंडिकेट कर, मैं अभी भी एहतियातन लफ्ज कंफर्म नहीं कर रहा, इंडिकेट करता है कि फ्रॉड हो गया। इसी तरीके से जब कोई भी केस सामने आएगा ना, याद रखिए एग्जाम में किसी भी केस स्टडी में आपको इंटेंशन नहीं बताएगा, 100% कंफर्म इंटेंशन नहीं बताएगा, लेकिन आपसे लेवल 1 की केस स्टडी में ये पूछेगा बताओ एरर के फ्रॉड है, आप फिर कैसे अंदाजा लगाएंगे एरर के फ्रॉड है? सर्कमस्टेंसेस है। छोटी सी एग्जांपल, एक बंदा पेरोल प्रोसेसिंग कर रहा है, सैलरी कैलकुलेट कर रहा है, उसने किसी और बंदे की सैलरी गलत कैलकुलेट कर दी, और बंदे की सैलरी गलत कैलकुलेट कर दी, बताइए एरर के फ्रॉड है? और अगर उसने अपनी सैलरी गलत कैलकुलेट की और वो ज्यादा हो गई, और जब उसको चेक बन के आया उसने किसी को बताया भी नहीं, अब देखिए इंडिकेशन हो रही है ना, ये है फ्रॉड, ये है फ्रॉड। अगर कोई सेल इनवॉइस थी, थोड़ा गौर से सुनिएगा भाई, क्या केस स्टडी से एग्जांपल उठा के पूछ रहा हूं आपसे, अगर कोई सेल इनवॉइस थी 25,000 की और उसकी रिकॉर्डिंग हो गई 52,000, 52,000, एरर, ट्रांसपोजिशन एरर लगता है, ठीक है? क्योंकि आपने जब इनवॉइस देखी 52,000, आपने नीचे गुड डिस्पैच नोट देखा वो 25,000 का था, आपने कहा भाई ये 25,000 की एंट्री है, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया। लेकिन एक सेल इनवॉइस आपने देखी 1.5 लाख की, उसके साथ गुड डिस्पैच नोट ही मौजूद नहीं था। ये ज़हन में क्या केस स्टडी में कहीं पे वो आपको कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग है या अल्टर्ड है, मिसिंग है या अल्टर्ड है, मिसिंग एविडेंस या अल्टर्ड एविडेंस, इसका मतलब क्या है? फ्रॉड। ये समझ रहे हैं? केस स्टडी में आपको बताना होगा कि मोस्ट प्रोबेबली ये एरर है या के फ्रॉड। कंफर्म होके नहीं बता सकते, मैं भी कह रहा हूं कंफर्म होके नहीं, लेकिन वो ये कहता है बताइए कौन सी सिचुएशन इंडिकेट करती है कि ये रिस्क फ्रॉड है। इसमें आपने देखना है कि क्या जो बंदा इन्वॉल्व है उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं इस गलती का। हाँ, ये बिल्कुल मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी से रिलेट करता है। अगर फ्रॉड, मैंने बताया ना फ्रॉड में बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर उसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी लेकिन याद रखिए लाजमी नहीं हमेशा मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, कभी इन्वॉल्व होती है कभी नहीं होती। आपने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर में अक्सर ऐसा होता है, कस्टमर आता है घूमते फिरते चीज़ सेलेक्ट करते हैं, उधर जूस पड़े होते हैं, वो निकालते हैं, जूस पी लेते हैं, खाली डब्बा उधर ही ताकि बिलिंग ना हो, ये भी फ्रॉड है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया है, इससे मैनेजमेंट, ये फ्रॉड जरूर है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन इससे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट नहीं होता। इसी तरह बात कोई कैशियर है वो कैश लेके भाग जाए, ये भी फ्रॉड है। ठीक है, हमारा एक क्लाइंट था, उसने कोई मटेरियल खरीदना था, एक बंदे को एडवांस दिया, वो बंदा एडवांस लेके भाग गया, 4.5-5 लाख का 20-25 लाख का एडवांस लेके, फ्रॉड है। लेकिन क्या इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है? नहीं involve। तो ये एम्प्लॉइज की तरफ से तो फ्रॉड थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, फ्रॉड एम्प्लॉइज की तरफ से भी हो सकता है, फ्रॉड मैनेजमेंट की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि हर फ्रॉड में इन्वॉल्व होगी, ये गलत है। वो हम सर्कमस्टेंसेस का एनालिसिस करके इस नतीजे पे पहुंचेंगे। क्लियर? तो अब बताइए क्या आप सर्कमस्टेंसेस से अंदाजा लगा सकते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली एरर है कि फ्रॉड है? अच्छा, आपने एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखी, उसमें कुछ डिफरेंस रिकंसाइलिंग आइटम्स आ रही थी, आपने क्लाइंट से पूछा रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या है? उसने कहा वो सर ये तो वो डिफरेंस इसी को हम ढूंढ रहे थे, उसने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी और बैंक स्टेटमेंट कैश बुक रिकंसाइल हो गई। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन, आपको बीआरएस में रिकंसाइलिंग आइटम नजर आई, आपने कहा सर ये आइटम क्या चीज है? उसने कहा सर पता नहीं, और मजीद वेट करने के बावजूद इसकी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। अब देखिए इसमें भी उसने टेंशन नहीं बताई, लेकिन हालात से आपने जायजा ले लिया। क्लियर? अच्छा, अब आई कैप की केस स्टडीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा उसने वो पूछो, फिर उसके बाद अपने थ्योरी के पोर्शन की तरफ चलेंगे। उसने कहा ड्यूरिंग दी सॉरी ईयर एंड पे सिग्निफिकेंट सेल्स हुई, यानी हर महीने की सेल्स समझ लीजिए कि 5 मिलियन होती है और आखिरी 2 हफ्तों में सेल्स 8 मिलियन हुई। पास में ऑन एवरेज मंथली सेल्स 5 मिलियन है और यहाँ पे सिर्फ आखिरी 2 हफ्तों में 8 मिलियन की सिग्निफिकेंट सेल्स। अभी भी आप कहेंगे सर जी तो पक्की बात नहीं लग रही। मिस स्टेटमेंट है, लेकिन एरर के फ्रॉड रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है। रिस्क सिग्निफिकेंट सेल ना, लेकिन एरर के फ्रॉड ये भी पता नहीं। अगली इंफॉर्मेशन सुनिए और आपको पता चला ईयर एंड के बाद इस सिग्निफिकेंट सेल्स में से ज्यादातर सेल्स रिटर्न हो गई है। अब आ जाएगा फ्रॉड। मजीद सुने, आपको मजीद ये पता चला कि ये सेल की गई थी 2 नई पार्टीज को जिनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल भी मौजूद नहीं है। अगर इंडिकेशन नहीं बता रहा, आपको सर्कमस्टेंसेस से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगा रहे हैं और उसने फिर कोई कसर नहीं छोड़ी अगली बात भी करके। क्या आपको मजीद ये पता चला कि जितना भी प्रॉफिट हो उसका 10% सीईओ को बोनस मिलता है। इसके बाद तो हमें तकरीबन कंफर्म ही हो गया ना कि ये अच्छा नहीं नहीं नहीं, अपने अल्फाज को दुरुस्त करें, हम ये नहीं कहेंगे फ्रॉड है, इंडिकेशन है, रिस्क फ्रॉड है, एहतियातन अल्फाज बोलते हैं ना, रिस्क फ्रॉड। क्लियर हो गया? अब क्या आप अगर एग्जाम में आपको इसी तरीके से कुछ सिचुएशंस दे तो आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि ये सिंपल रेगुलर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट है या कि स्पेसिफिकली रिस्क ऑफ फ्रॉड। चलिए आपको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बता दूं, सम टाइम केस स्टडी की आपको एग्जाम इधर तो आपको पता चल जाएगा ना, ये क्वेश्चन चैप्टर 11 में है तो चैप्टर 11 का है, चैप्टर 19 में तो चैप्टर 19 का है, एग्जाम में तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं शुरू करता हूं मॉक जरूर दिया करें, टेस्ट जरूर दिया करें, क्योंकि जब आप वॉल्यूम 2 में से केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, किसी भी बुक से प्रैक्टिस, तो आपको पता होता है ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपका माइंड फोकस हो रहा होता है। लेकिन एग्जाम में बैठ के आपके माइंड को ये भी डिसीजन करना होता है ये क्वेश्चन आया कहां से। तो वो जब आप टेस्ट देते हैं, मॉक देते हैं, टर्म टेस्ट देते हैं, उससे पता चलता है, तो वो जरूर दीजिएगा। अच्छा, इसके आगे एग्जाम में दो तरह की रिक्वायरमेंट होगी, आपने खुद अंदाजा लगाना होगा ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है कि चैप्टर 19 का। पहली रिक्वायरमेंट वो कहेगा आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन अबव सिचुएशन। दूसरी रिक्वायरमेंट कहेगा आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। पहले वाला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जिसमें वर्ड यूज किया है चैप्टर 11, जिसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड वर्ड यूज किया है 19। और अगली बात गौर से सुनिए, अगर वो रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करने को कहे ना तो आपने सिर्फ रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है,
लेकिन अगर वो रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने को कहे, आपने एरर और फ्रॉड दोनों आइडेंटिफाई करने हैं। और स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं सर अगर उसने रिस्क ऑफ फ्रॉड कहा हमने फौरन चैप्टर 19 में पहुंच जाना है। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाओ। कहते हैं सर जब उसने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सर्च करो ना, हमने फौरन चैप्टर 11 पे पहुंच जाना है। मैंने कहा गलत। चैप्टर 11 और 19 दोनों क्यों? क्योंकि लफ्ज मिसस्टेटमेंट इंक्लूड्स एरर एंड फ्रॉड बोथ। तो चलिए अब क्या आप इस सारी डिस्कशन के बाद इस काबिल हैं कि अगर आपको पता चले कि सर्कमस्टेंसेस बता दिए जाए तो आप आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके कि ये मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो के नहीं, ज्यादा चांस है कि एरर के फ्रॉड डिसीजन कर सकते हैं। चलिए ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे कुछ केस स्टडीज हैं, वो अटेम्प्ट कीजिएगा ये असाइनमेंट में। ये असाइनमेंट में वॉल्यूम 1 है, हां वॉल्यूम 2 की नहीं, आज की वॉल्यूम 2 रहने दें, वॉल्यूम 2 की रहने दें, सिर्फ वॉल्यूम 1 की। ठीक है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में वो कुछ केस स्टडी में यही बता रहा है आपको कि किस तरीके से आप असेस करेंगे कि ये रिस्क ऑफ एरर है या रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब आगे चलते हैं। जो फ्रॉड है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। अच्छा अब आगे डिस्कशन हमारी थ्योरी वाली है। आप इससे परेशान हो, आगे सारी डिस्कशन क्या है, इसका केस स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है। केस स्टडी में जितनी चीजें रेलेवेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप में अच्छी प्रोफेशनल जजमेंट है ना, अच्छी प्रोफेशनल जजमेंट, आप इस काबिल हो गए हैं इस चैप्टर की सारी केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर सकें। अगर अच्छी प्रोफेशनल जजमेंट है, अगर अच्छी प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है तो फिर हमें एक काम और करना पड़ेगा, फिर आप इस काबिल होंगे केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के। वो काम क्या करना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की लिस्ट है। जिस तरह मुझे खुद बताइए, क्या आपको ये तो पता चल गया कि रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या होता है चैप्टर 10, 11 में, 3 में, 2 में, और उसको एड्रेस कैसे करना है। वो जो लिस्ट हमने पढ़ी थी चैप्टर 2 में, क्या वो लिस्ट आपको चैप्टर 11 की केस स्टडी में काम आई? काम आई ना? आपको फौरन पता चल गया ये रिस्क है। क्या उसी तरीके से जब हम फ्रॉड पढ़ रहे हैं, उसी तरह की एक लिस्ट नहीं बन जानी चाहिए? जैसे जो कि स्पेसिफिकली फ्रॉड के फैक्टर्स हो, बिल्कुल। तो अगर तो अभी वैसे अगर तो अभी आपने चैप्टर 11 की अच्छी प्रैक्टिस की है ना, और प्रोफेशनल रीजनेबल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट रीजनेबल आप में है, तो आप बगैर कोई लिस्ट पढ़े भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन एहतियातन हमने लिस्ट बनाई हुई है, वो पढ़ लेना बेहतर है। लेकिन अभी मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा। अभी मैं आपको कुछ रेडिकल कांसेप्ट बता रहा हूं। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मे बी क्वेश्चन पूछ ले, चांसेस कम है लेकिन मे बी पढ़ाना तो है बहरहाल। फिर आपको वो लिस्ट अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूं। पहले मिस स्टेटमेंट की कितनी टाइप्स है जी? दो। कौन-कौन सी? फ्रॉड की भी दो टाइप्स है। एक वो फ्रॉड जो दुनिया का हर बंदा जानता है, चाहे वो रेडी वाला क्यों ना हो, और एक वो फ्रॉड जो सिर्फ अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स जानते हैं। यानी एक फ्रॉड वो है जो दुनिया का हर बंदा जानता है, एक वो फ्रॉड जो सिर्फ अकाउंटेंट और जो दुनिया का हर बंदा जानता है ना, उसे कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। वो है आपके एसेट्स का हेर-फेर करना, चोरी करना। चोरी अब आगे डिफरेंट टाइप्स बताता है। कहता है चोरी पैसों की भी हो सकती है, हमने कहा हो सकती है। उसने कहा चोरी फिजिकल चीजों की भी हो सकती है, हमने कहा हो सकती है। उसने कहा चोरी इनटैंजिबल चीजों की भी हो सकती है। आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट बनाने का सीक्रेट फार्मूला, आपके कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन, कस्टमर के एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि कंपटीटर्स इस सारी इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकते हैं। हमने कहा ये भी मिस एप्रोप्रिएशन। उसने कहा लेकिन एक फ्रॉड और भी होता है जो सिर्फ अकाउंटेंट और ऑडिटर जानते हैं। वो कौन सा फ्रॉड होता है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड करना। अच्छा सोचने की बात है, अगर ये भाईजान का मोबाइल है और ये भाईजान इसको उठा लेते हैं, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? मिस एप्रोप्रिएशन। इसमें इनका नुकसान हुआ और इनका फायदा हुआ। बाद बात जब जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट फ्रॉड करते हुए पकड़ी जाती है ना, वो आर्गुमेंट पता क्या कर देती है? कहते हैं सर इसमें सबका फायदा था। इसमें अच्छा बल्कि फायदे से मुझे याद आ गया, अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बैठने हैं तो मैं, हमारे क्लाइंट था वो थी पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड थी। कंपनी में हालात कैसे होते हैं, सिलेंडर से नजर लगा लें, नाम नहीं बता रहा। उसके एक ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उधर एक उनका ऑफिस बॉय टाइप का था, वो सारा दिन हमारा ध्यान रखता था। वो कैंटीन से कभी चाय, समोसा, बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हमारी क्लास की गपशप होगी। वैसे भी हम कोशिश करते हैं ऑडिट करते हुए क्लाइंट के साथ ना अफसरों वाला सलूक ना रखें, बल्कि क्लाइंट का दोस्त है ना, इससे बड़ी इंफॉर्मेशन अंदर की बात करता है। खास तौर पे जो लो स्टाफ होता है, लो स्टाफ के साथ उन बेचारे को सारा दिन उन्होंने वो माँ बहन एक ही होती है। हम उनके साथ जाके 2 लफ्ज़ प्यार के बोलते हैं ना, वो हमारे बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। बड़ी-बड़ी काम की बातें बताते हैं। हाँ, तो उनके साथ बैठ के ना तो गपशप। अच्छा तो एक दिन मैं काम कर रहा था, मेरे करीब बैठा। अच्छा कभी किसी दूसरे शहर में कॉल करा, कभी अभी तो है इतने रेट्स नहीं, उस वक्त में जब 20-22 साल पहले कॉल करने के दूसरे शहर में अच्छे खासे रेट्स होते थे। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन मैंने कहा यार तुम मुझे फ़ोन करते हो कोई ज़रूरी, मैं भी सुन रहा हूँ क्या बातें गपशप भी कर रहे होते हो, कोई ज़रूरी बात भी नहीं होती और दूसरे शहर में बातें कर रहे होते हो, इतना अच्छा खासा बिल आता है, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो तुम क्या मतलब एहसास नहीं होता कि मुझे नुकसान नहीं करना चाहिए? कहता नहीं सर मैं जो रोज़ कॉल करता हूँ ना इसका कंपनी को फायदा ही होता है। मेरा दिमाग उड़ गया, मैंने कहा ये किसी किताब में नहीं पढ़ा मैंने, या एक्सपेंसिव बढ़ने से फायदा होता है, ये कैसे होता है? कहता है सर जी सुनिए, हमारा बनता है हर साल बजट। जब हर साल बजट बनता है ना तो वो देखते हैं पिछले साल कितना खर्चा हुआ। अगर किसी अकाउंट हेड का पिछले साल खर्चा कम हुआ हो ना, तो उसका इस साल भी बजट कम रखते हैं, ये खर्चा कम हुआ है। और जिसका खर्चा ज्यादा हुआ हो, उसका बजट भी ज्यादा बन जाता है। तो मैं जितना ज्यादा खर्चा करूंगा ना, अगले साल उतना ज्यादा बजट बनेगा। तो ये उसकी एक अप्रोच है। इससे अंदाजा लगा लें सरकारी जो दफातर होते हैं, उनकी सोचने की, सोचने समझने की अप्रोच क्या होती है। तो बहरहाल तो फ्रॉड जो मैनेजमेंट पकड़ी जाती है ना, वो ये कहती है सर जी मैंने फ्रॉड किया, इसमें सबका फायदा है। हमने कहा भाई सबका क्या फायदा है? कहने लगा, कहते हैं सर जी देखें, मैंने क्या किया, मैंने कोई जुर्म में किसी को कत्ल तो नहीं किया, डाका तो नहीं डाला, मैं चोरी तो नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक काम किया, एक छोटी सी बेज़रर फेक एंट्री रिकॉर्ड किया, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, और वो भी एंड पे टारगेट मीट नहीं हो रहा था, सिर्फ साल के एंड पे किया, सारा साल नहीं की, सिर्फ साल के एंड पे एक एंट्री की है। इसे देखें प्रॉफिट बढ़ा, मैंने कहा बढ़ा। कहता है इसे देखें हम भी खुश मैनेजमेंट, क्यों? हमें 10% बोनस मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहता है इससे शेयर होल्डर भी खुश। क्या वो कैसे? प्रॉफिट ज्यादा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइस बढ़ेगी। मैंने कहा अच्छा ये भी बात समझ। कहता है इससे कंपनी भी खुश। अब वो कैसे? वो कहता है सर मुझे तो आपको चाहिए, मुझे आपको, हाँ मुझे याद है वो जो एग्जैक्ट स्कैंडल था ना, वो जो पकड़े गए, तो जब पकड़े हैं तो वो ये जाली डिग्री एक्सपोर्ट करते थे वो कहता है मुझे तो आपको इनाम देना चाहिए कि मैं गोरों से डॉलर लाके पाकिस्तान में लेके आ रहा हूं, लेके गोरों से, तो आप मुझे उल्टा जेल में डाल रहे हैं। तो मैनेजमेंट यही कहती है कि मुझे तो इनाम दे के आप रुखसत करें, बजाय मुझे कैद में डाल। मुझे बताइए फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब सबका फायदा तो नुकसान किसका है? नुकसान होता है प्रोस्पेक्टिव बायर का, उन बायर्स का जो इन्फ्लेटेड प्राइस पे, हाई प्राइस पे शेयर्स को खरीदते हैं। इसलिए कि फ्रॉड याद रखें, फ्रॉड में आइडेंटिफाई करने में टाइम डिफरेंस हो सकता है। रिसर्च ये बताती है नॉर्मली फ्रॉड 2 साल में ऑन एवरेज, कोई भी फ्रॉड हो ना एवरेज एज उसकी 2 साल होती है। बाद बात जल्दी 2 महीनों में भी आइडेंटिफाई हो जाए तो फ्रॉड ऐसे 15-20 साल लग जाते हैं उन्हें सामने आते हैं। लेकिन फ्रॉड सामने ज़रूर आ जाता है। एवरेज एज 2 साल एक रिसर्च में उन्होंने बताई थी। जब फ्रॉड सामने आता है ना उस वक्त उस कंपनी की शेयर प्राइस बिल्कुल कम हो जाती है ज़ीरो के करीब। और जो उस वक्त जिन लोगों ने शेयर, जैसे अगर फेक सेल रिकॉर्ड कर करके प्रॉफिट ओवरशेट किया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइस बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर कहेगा ना जो स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ रही है इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़िया खरीदता हूं, मुनाफा होगा। वो खरीदेंगे, शेयर प्राइस मजीद बढ़ेगी। जब साल, डेढ़ साल, 2 साल बाद पता चलेगा कि ये सेल फेक रिकॉर्ड किया है और ऑडिटर अगले सालों का आके सेल्स को रीस्टेट कराएगा पिछले सालों के,
और प्रॉफिट कम हो जाए, उसका फिर क्या फर्क पड़ेगा? शेयर प्राइस फिर उतने से कम नहीं होती जितने से बड़ी हो, बल्कि कई गुना ज्यादा से कम, क्योंकि इन्वेस्टर डर जाता है कि ये तो वो फ्रॉड है जो सामने आ गए हैं, अभी पता नहीं कितने फ्रॉड छुपे हुए हैं, फिर उस कंपनी के शेयर को हाथ नहीं लगा देना। तो जो बाद वाला सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर होता है ना, सारा नुकसान उसका होता है। इसीलिए याद रखिएगा, रिसर्च हमें ये बताती है फ्रॉड की दो टाइप्स हैं, एक है मिसएप्रोप्रिएशन, फ्रॉड। अब इसमें फर्क सुनिए, स्टैंडर्ड ने हमें बताया, रिसर्च पेपर में फर्क कहता है। जो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है ना, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, दुनिया में इनकी तादाद ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्रॉड इसकी सैकड़ों में, हजारों में होती है, इसकी लाखों करोड़ों में होती है अमाउंट। इसमें नॉर्मली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं करेगा ये काम, मैनेजमेंट ये काम नहीं करेगा। लेकिन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें हमेशा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मैनेजमेंट के अलावा और किसी की एक्सेस ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। और मैनेजमेंट को नॉर्मली इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके अपने बेनिफिट्स लिंक होते हैं इनके साथ। इसलिए याद रखिए, स्टैंडर्ड हमें ना ऑडिट सिखाते हुए एक बात बताता है, कहता है आपने रिस्क असेसमेंट एरर भी करनी है। फ्रॉड फ्रॉड में उसने हमें मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट भी एक्सप्लेन किया, इसके तरीकाकार भी बताए, इसके तरीकाकार भी बताए। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्सप्लेन किया क्या है, इसकी टेक्निक्स भी बताई। लेकिन बताने के बाद क्या कहने लगा, कहने लगा आपने ज्यादा फोकस किस पे करना पड़ा, इस पे। रीजन सुनिएगा, कहता है नॉर्मली अगर आपको लगे ना कंपनी के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है रिस्क ऑफ एरर, एग्रीड, रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन, ये भी क्योंकि मैनेजमेंट ने नजर रखी होगी कि थर्ड पार्टी चोरी ना कर ले, एम्प्लॉय चोरी ना कर ले। लेकिन क्या जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल हैं, जिन्होंने ये रिस्क एड्रेस किया, इस रिस्क को भी खत्म किया, क्या स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इस रिस्क को खत्म करेंगे? नहीं, वो कहते हैं नहीं, इसमें चूंकि मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होती है, तो वो कंट्रोल जो नॉर्मली सही ऑपरेट भी हो रहे हो, जब मैनेजमेंट की बारी आएगी ना, मैनेजमेंट जब चाहे इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, मैनेजमेंट जब चाहे इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। ओवरराइड का मतलब क्या है, बाईपास कर सकती है। इसलिए वो कहते हैं हमारा ज्यादा फोकस किसको होना चाहिए, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। क्लियर हुआ ये, क्यों? इसमें रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है। कहता है, अच्छा एक बात बड़ी समझ के लिखी, उसने कहा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कंट्रोल डिजाइन करे जो इसको एड्रेस करे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कंट्रोल डिजाइन करे जो इसको एड्रेस करे, एड्रेस करे। लेकिन यहां की बात उसने कहा डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो मैनेजमेंट पे नजर रखे, कहीं वो ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करके फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि मैनेजमेंट बाकी का काम खुद बताइए। कंट्रोल ये है कि जब कभी सेल होगी गुड डिस्पैच नोट साथ जरूर बनेगा, लेकिन अगर सीएफओ खुद से अकाउंटेंट को कह दे यार ये 2 मिलियन की सेल्स की एंट्री पास कर, और अकाउंटेंट कहे सर गुड डिस्पैच नोट तो आया नहीं, सीएफओ कहे आता रहेगा, एंट्री पास करो, अकाउंटेंट ये कभी कहेगा एंट्री पास नहीं करनी, ये उसने सीएफओ ने खुद बनाए हुए कंट्रोल्स को बाईपास किया। इसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ। तो अब जरा सुन लीजिए एग्जांपल्स क्या हैं, यानी मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का तरीका क्या है और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का तरीका क्या है। लेकिन यहां पे अपनी नियत दुरुस्त कर लीजिए, ये मैं आपको टेक्निक सिखाने लगा हूं किसकी, मिसएप्रोप्रिएशन के एसेट्स में मिसएप्रोप्रिएशन कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके हैं, ये मैं टेक्निक सिखाने लगा हूं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है उसके तरीके का। लेकिन इसलिए नहीं कि आपने करना है ये काम, बल्कि किस लिए, आपको पता हो कैसे किया जाता है, ताकि आपको पता हो कि ये फ्रॉड कैसे किया जाता है, फिर उन तरीकों पे चल के उनको सामने रखे फ्रॉड को डिटेक्ट करिए। आप पकड़ने नहीं पकड़ना जाएंगे, बल्कि पकड़ने फ्रॉड करने वाले। पहला, एम्बेजलिंग कैश रिसीट। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिक डिफरेंस क्या बता, इसमें एसेट्स चोरी होते हैं और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट की जाती है ताकि यूजर्स को धोखा दिया जाए। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की टेक्निक क्या है, पहला, कैश दाएं बाएं कर लो, डेटर से कैश रिसीव हुआ, कैश अपनी जेब में डालो और कुछ अरसे तक कोई एंट्री पास ना करो। फिर जैसे ही साल करीब आने लगे ना, तो आपको पता है कि ऑडिटर आएगा, डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेगा, आप उसकी बैड डेट की एंट्री पास कर दो, ये डेटर बैड डेट हो गया। क्लियर, ये है एम्बेजलिंग रिसीट, पहली एग्जांपल। कैश को हेरफेर करना, कैश पड़ा हुआ है वो अपनी जेब में डालना ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, जो फिजिकल एसेट्स इन्वेंटरी या स्क्रैप उनको चोरी करना। और रिसर्च हमें ये बताती है कि नॉर्मली जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, याद रखिए उसमें स्क्रैप जरूर होता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्होंने इन्वेंटरी पे कंट्रोल फुल स्ट्रांग रखे होते हैं, वो रिकंसिलिएशन भर रही है, स्टॉक आउट हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, स्क्रैप पे कंट्रोल वीक होते हैं। और फैक्ट्री मैनेजर स्क्रैप को भी बेच के लाख रुपए कमा लेते हैं महीने का। तो स्क्रैप और बाद में इन्वेंटरी को भी सेल कर रहे होते हैं। ये आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां पे जो इन्वेंटरी गवर्नमेंट बाय करती है, वो बाद में आपको वही इन्वेंटरी साथ में मेडिकल स्टोर से मिल रही होती है। तो क्या होता है, बेच होता है। तो स्टीलिंग फिजिकल एसेट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही जो एग्जांपल दी थी आपको, कस्टमर की लिस्ट, सीक्रेट फार्मूला, एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कोई एम्प्लॉई लीक करके कंपटीटर्स को दे दे, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी की उसने। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, के फेक गुड रिसीट नोट बना लिया, फेक गुड रिसीट नोट बना के एंट्री पास कर ली, परचेज डेबिट क्रेडिट, और फिर सीएफओ से कहा सर ये क्रेडिट के लिए चेक बनाने से पेमेंट करनी है। क्लियर। अब देखिए प्रिंसिपल साहब अपने रूम में बैठे हैं, यहाँ पे आके कोई टेक्नीशियन जो है वो ये कहता है सर रूम नंबर 6 का है, 2 एसी खराब थे, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया। अब देखिए प्रिंसिपल साहब को तो नहीं पता कि वाकई खराब हुए कि नहीं हुए, ठीक है, वो ये छोटे-छोटे कामों में तो नहीं इसको देखेंगे। तो ये है, हालांकि अभी एक्चुअली एक्सपेंस हुआ नहीं, लेकिन लोअर मैनेजमेंट ने, एम्प्लॉइज ने फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड करके या ऐसी चीजें जो रिसीव ही नहीं की उनकी जीआरएम बना के उनकी पेमेंट ले लेते हैं। ये है हमारी एग्जांपल, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट, यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये तो सिंपल, कंपनी के एसेट किस लिए यूज होने चाहिए, कंपनी के लिए। एक कंपनी की गाड़ी में कंपनी के लिए, जब तक कि इजाजत ना दी गई हो। ये तो आपने वो बिजनेस लॉ में पढ़ा है ना, तो उसमें पार्टनरशिप वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि जितनी भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है वो फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ बिजनेस होती है, जब तक कि किसी पार्टनर को खास तौर पे इजाजत ना दी जाए। तो अगर किसी भाई को इजाजत दी है तो वो पर्सनल यूज कर सकता है एसेट्स, वरना अगर ऑफिशियल एसेट्स का पर्सनल यूज किया जाता है, ये भी फ्रॉड की एक टाइप है। ये फ्रॉड है, ये जो आप आते ही कॉलेज में अपना मोबाइल चार्ज करना शुरू कर देते हैं ना, ये फ्रॉड, ये इसी की बात कर रहा है कि ऑफिशियल एसेट्स हैं, इनका पर्सनल यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि फीस आपने मोबाइल चार्ज करने की नहीं दी। बस चलिए आगे चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलो। फायदा अच्छा लेक्चर के लिए, हाँ ठीक है चलिए, फिर ठीक है, फिर भी ठीक नहीं है, अवॉइड करना, आगे चलते हैं। हमारे एक सीनियर, अभी 2 मिनट देना पड़ेंगे, हमारे एक सीनियर थे, वो
क्लाइंट पे ना प्रिंट में दिया होता है, प्रिंट वाले निकलवाने होते हैं, उसमें अपने नोट्स प्रिंट करवाया करते थे। अच्छा मेरे साथ उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे, वो बड़ी क्लास के थे, तो वो मेरे काम में गलतियाँ ढूँढने का कोई बहाना ढूँढते थे और मैं उनको तनकीद करने का, कुछ ऐसा रिलेशनशिप लगा हो चुका था। तो मैं एक दिन मेरी क्लास हुई थी, मैं बड़ा गुस्से में बैठा था, थोड़ी देर बाद मैंने देखा सीनियर प्रिंट कर रहा है। मैंने कहा सर जी, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स है, आप इनका पर्सनल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हमें तो उन्होंने इसलिए दिया है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिंट निकालें, क्लाइंट के रिकॉर्ड का प्रिंट निकालें, उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करें। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स प्रिंट कर रहे हैं। कोई फॉर्म बुक होती थी उसको प्रिंट करवाया था, उससे प्रैक्टिस किया था। तो कहते नहीं, 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 ये भी मैं देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये कंपनी को फायदा ना, कोई ना कोई लॉजिक आपको पता बना देता ही है। तो 12 मैं जूनियर था, मना थोड़ी कर सकता था, बस आवाज़ हाथ बुलंद कर सकता था। कर दी। उसके बाद फिर तकरीबन फिर जॉब खत्म हो गई, मुलाकात कोई 4-5 महीनों बाद मुलाकात हुई। मैंने पूछा सर जी बताएँ रिजल्ट क्या है? गेस कीजिए रिजल्ट क्या था? फेल। तो इससे क्या सबक मिला? इससे क्या सबक नहीं, इससे ये मैं नहीं करा। इससे सबक ये मिला कॉलेज जाके आपने मोबाइल चार्ज नहीं करना, अवॉइड करें। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हैबिट होती है। फिर आप अपने आप अपने गलत एक्ट्स को जब जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे आदत बनती है। हालाँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रिंसिपल साहब को पूछेंगे, प्रिंसिपल साहब ज़्यादा दे देंगे। लेकिन फिर भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो एटीट्यूड है, बिहेवियर इन्हीं चीज़ों से बनता है, तो बेहतर है कि अवॉइड किया जाए इसको। बहरहाल तो ये एग्जांपल मेरा है, बाकी एग्जांपल याद रहे ना रहे, ये एग्जांपल याद रह जाएगा। लेकिन हमारे लिए केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के लिए ये एग्जांपल ज़्यादा अहम नहीं है। ये एग्जांपल क्यों बोला? हमारा देखिए एज ऑडिटर हमारा इसके ऊपर तो मैनेजमेंट ने भी कंट्रोल रखा होगा, इसके ऊपर तो एम्प्लॉइज ने भी नजर रखी होगी। असल तो रिस्क हमारा ये है ना, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे मैनेजमेंट के कंट्रोल या तो होंगे नहीं, अगर हैं तो मैनेजमेंट खुद बाईपास कर रही है। ओवरराइड पहला रिगार्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्री क्लोज टू ईयर एंड क्या कर रहा है? ये एंड के तरीके से रिगार्ड करना सब। अच्छा ये जो आपको एग्जांपल बताइए ना, जिस तरह आपको होता है ना टॉप 10 मूवीज, टॉप 10 सॉन्ग्स, ये टॉप 10 फ्रॉड है, 10 नहीं है 6 है, टॉप 6 फ्रॉड जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, इसी तरतीब से है। पहले नंबर पे फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिस में। क्या? फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ये रैंक। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? फेक है, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट। और ये कब होती है भला? ये रैंक। दूसरा इनएप्रोप्रिएटली चेंजिंग असम्पशन और जजमेंट, कभी प्रोविजन फॉर बैड है 10%, कभी 15, कभी 20%, कभी लाइफ 10 इयर्स, कभी 5 इयर्स, कभी 20 ईयर। ये असम्पशंस को, एस्टिमेट्स को इनएप्रोप्रिएटली बगैर किसी वजह के चेंज करते हैं ना, ठीक है? ये भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी बगैर किसी वैलिड रीजन के चेंज करना। आप याद है हमने पढ़ा है कि जब कभी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो क्या हमेशा मिसस्टेटमेंट होती है? नहीं, डिपेंड करता है ऑडिटर एग्री करता है कि नहीं करता। तो अगर इनएप्रोप्रिएट बिना वजह चेंज की गई है, कोई वैलिड रीजन नहीं है, ऑडिटर एग्री करेगा? नहीं करेगा, वो मिसस्टेटमेंट है। तो दूसरा तरीका ये है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि ऑडिटर असम्पशंस या जजमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकता, एस्टिमेट्स को वेरीफाई नहीं कर सकता, एस्टिमेट्स को वेरीफाई करना मुश्किल है। इसलिए एस्टिमेट्स वाले एरिया जो है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन, वारंटी, लीगल केसेस, इनमें मैनेजमेंट ज्यादा हेरफेर करती है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर आपने नोट किया हो तो चैप्टर 10 में जो ज्यादातर केसेस और 11 में भी वो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस करा था। कभी वारंटी के प्रोसीजर पूछा, लीगल केसेस उसका फेवरेट एरिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इन्हीं के। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में मैनेजमेंट भी इन्हीं एरिया को सामने रख के फ्रॉड करती है। एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, अगले साल की सेल्स इस साल रिकॉर्ड कर दी और इस साल की परचेज, ये है एडवांसिंग का मतलब होता है एडवांस में पहले ही रिकॉर्ड कर लेना। डिलेइंग का मतलब क्या होता है? बाद में। तो सेल्स को पहले रिकॉर्ड कर लेना, 1 2 3 जनवरी की सेल दिसंबर में रिकॉर्ड कर लेना और 29 30 31 दिसंबर की परचेज जनवरी में डिले कर देना। हाँ, इसको कट ऑफ प्रोसीजर हमारा आइडेंटिफाई करेगा अगर हमने सही परफॉर्म किया तो। ये बेसिकली कट ऑफ एरर से ही रिलेट कर रहा है। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो एग्रीमेंट हुए हैं रिकॉर्ड है उनमें टेम्परिंग करना। टेम्परिंग का वर्ड आपने सुना होगा ना, रिकॉर्ड टेम्परिंग करना। ये रिकॉर्ड टेम्परिंग की बात कर रहा है कि आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है कस्टमर के साथ, आपने उसका अमाउंट्स को, रेट्स को चेंज कर दिया। तो जब कभी आपको लगे, मैंने भी बताया रिकॉर्ड मिसिंग है या रिकॉर्ड में अल्टरेशन हुई है, कंफर्म रिस्क ऑफ फ्रॉड। engaging complex transaction to misrepresent financial statements, बिला वजह complex transactions को complex करना, transactions को बिला वजह complex करना। और फिर concealing facts that affect amount in financial statement, वो facts ऑडिटर को बताना ही ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के खिलाफ कुछ लीगल केसेस हैं, सीएफ ने बताया नहीं, ये भी एक तरीका था। चलिए, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फ्रॉड की। दो कैटेगरी हमने बताई। फिर कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन को कंप्लेक्स करके रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने एक पार्टी को पेमेंट करनी है, मैंने इनको पेमेंट करनी है, सीधा तरीका क्या है? मैं इनके नाम का चेक बनाऊं। अब मैं इसको बिला वजह कंप्लेक्स करूंगा कैसे? मैं पहले कहूंगा सर ये डील हुई है मिडलमैन के थ्रू, तो मैंने चेक पार्टी के नाम का नहीं मिडलमैन का बनाया। मिडलमैन से पूछा, उन्होंने कहा सर हमारा तो ब्रांच है इधर, तो हमारे सारे चेक हेड ऑफिस में जाते हैं, हेड ऑफिस दुबई में। उधर दुबई वाले जो है वो कहें हमने तो ये वाला फंक्शन आउटसोर्स करवाया हुआ है, तो अभी आप थोड़ी देर ठहर जाए, हम रिकॉर्ड में आते हैं कि इस चेक की पेमेंट कब कैसे हुई है। बिला वजह इसको कंप्लेक्स करवाना। इससे होता क्या है? इससे ऑडिटर का टाइम ज़ाया होता है। हर कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन फेक नहीं होती, लेकिन जब क्लाइंट ने फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है ना दो, तो वो 20 जेन्युइन ट्रांजैक्शन को भी कंप्लेक्स कर देता है। इसलिए कि ऑडिटर जब सैंपल सेलेक्ट करेगा, पहली ट्रांजैक्शन आएगी उसको चेक करेगा सारा तफसील, एंड में नतीजा यही पहुंचेगा ठीक थी। दूसरी को चेक करेगा, फिर भी टाइम लगा, तो तीसरी कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन से भी ऑडिटर ये समझ रहा होगा यार ये इनका सिस्टम ही ऐसा है, गंदा सिस्टम है, कंप्लेक्स एंड में ठीक निकलती। हालांकि क्लाइंट ने जानबूझ के उसको कंप्लेक्स किया होता है, क्यों? ताकि हर ट्रांजैक्शन कंप्लेक्स हो, उसमें फिर कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉड छुपाना आसान हो जाता है। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से मैनेजमेंट फ्रॉड करती है। क्लियर? अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा मिसस्टेटमेंट, दो टाइप्स एरर, फ्रॉड, फ्रॉड की दो टाइप्स, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दोनों की टेक्निक्स क्या लेंगे, एग्जांपल्स क्या लेंगे, वो स्टडी करें। अच्छा, अब ये आपके सामने ना समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। सिर्फ देखना, याद कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट देखना है। 5 मिनट देखना। या कि पूरे चैप्टर की समरी आपके सामने। मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है फ्रॉड के हवाले से? हम कहते हैं सारी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की, क्योंकि जब कभी फ्रॉड हो ना, ऑडिटर समटाइम रिस्पांसिबल होता है, समटाइम नहीं होता। अगर तो वो फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट रीजनेबल एश्योरेंस से सामने आ सकती हुई हो और ऑडिटर ने नहीं की, तो ऑडिटर रिस्पांसिबल। लेकिन अगर वो रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए थे, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली थी, फिर भी मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सका, उस सूरत में ऑडिटर रिस्पांसिबल है। तो ऑडिटर समटाइम मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड जब सामने आए तो रिस्पांसिबल होता है, समटाइम। लेकिन